स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 में डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, डेरिवेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो लोग, सबसे पहले ही मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग इसके जस्ट पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ और प्लीज़ जा कर के सबसे पहले उस वीडियो को देख करके तभी यहाँ आएँ, नहीं तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन पर उसका जो थंबनेल है वो आ रहा है, उसको आप लोग देख लीजिए। और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें आपको उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय विपुल सर। अगर आप लोग सर्च करेंगे तब भी सबसे टॉप पर आ जाएगा। या फिर आप ऊपर देखिए, ऊपर ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके जो वीडियो चल रहा है तो स्मॉल आई लिखा होगा, राइट कॉर्नर में स्मॉल आई लिखा होगा जिसको हम लोग आई बटन कहते हैं। उस आई बटन पर आप लोग जो ही क्लिक करिए, पहले फट से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो उस पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही उसी में वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो को पहले देख करके तब इस वीडियो पर आइए, ये मेरी आपसे पहले ही बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जो लोग पिछला वीडियो देख चुके होंगे इसके जस्ट पहले वाला थर्मोडायनेमिक्स वाला, तो उन लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और वो लोग उसमें देखे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन हम उसमें दिखाए हुए थे कि इसी तरीके से क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बीएससी की हम बात कर रहे हैं और एमएससी की भी बात कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके साथ साथ एमएससी में भी ये जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। और मज़ेदार बात तो ये है कि सभी में आंसर सेम लिखना होता है। ऐसा नहीं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आप हैं तो कुछ अलग आंसर लिखना होगा, और बीएससी सेकेंड ईयर में आप हैं तो कुछ अलग आंसर होगा, बीएससी थर्ड ईयर में है तो कुछ अलग आंसर होगा। बिल्कुल भी नहीं, याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं। सेम आंसर होता है, सेम थियरम होता है, सेम डेरिवेशन होता है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यानी कि किसी में फर्स्ट ईयर में, किसी में सेकेंड ईयर में, किसी में थर्ड ईयर में, और एमएससी में भी पूछा जाता है। अगर आप किसी भी ईयर में हैं या एमएससी में हैं या बीएससी में हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। और ये बीएससी सेकेंड ईयर में अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो बिल्कुल ज़रूर ही पूछा जाता है। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर को चेक कर लीजिए। अगर थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है तो ज़रूर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, बस इतने ही टाइप से इतने ही टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। और इससे आगे अगर पूछा गया है तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए और हमसे पर्सनली आप लोग पूछ सकते हैं और हम आपको उसका आंसर, उसका जवाब ज़रूर देंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन। याद रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन, थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड नियम को, तीसरे नियम का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। वैसे मैं सोचा था कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम सीरियल बाय सीरियल पढ़ाऊंगा चीज़ों को, और पहले फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ और फिर थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सर सबसे पहले थर्ड लॉ करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल हमको मजबूर हो करके थर्ड लॉ को पहले पढ़ाना पड़ रहा है। तो जैसी बात है कि कुछ पीछे की चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पर अभी इंक्लूड होंगी उसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा, डेराइव द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेराइव द या डेरिवेशन, गिव द डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आप सभी लोग अभी स्क्रीन पर देख चुके हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग डेरिवेशन इसका कैसे करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा, हिंट मिल गया होगा। पिछले वीडियो में ही हम बता दिए थे कि किस तरीके से, कहाँ से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। उसमें एक वर्ड हम आप लोगों के लिए बोले थे, NST बोले थे। NST का मतलब होता है नस्ट हीट थियरम। NST का मतलब नस्ट हीट
थियरम होता है, यहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नस्ट थियरम होता क्या है, नस्ट थियरम हम लोग कहते कैसे हैं, और यहीं से आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी होगी। जब भी डेरिवेशन पूछेगा या ऐसे एक नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द नस्ट हीट थियरम या फिर व्हाट इज़ द नस्ट थियरम, तो आपको ये शॉर्ट में लिख देना होगा इतनी ये जो इसकी थियरी है। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है इसका डेरिवेशन, तब भी आपको यहीं से अपने आंसर को स्टार्ट करना होगा। एक पहले भूमिका बनानी होगी और इसके बाद आपको अपना आंसर लिखना होगा। चलिए देखते हैं नस्ट हीट थियरम हम लोग कहते कैसे हैं। तो नस्ट मेन डिटेल स्टडी ऑफ द एंथैल्पी, याद रखिएगा एंथैल्पी लिखा गया है ENTHALPY, चेंज डेल्टा एच। अब एक नई चीज़ आप लोगों के सामने आ गई है। मैं आपसे पहले ही बोला कि कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं और आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा जी क्या है, इन चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। डेल्टा एच एंड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, then result obtained by the variation of temperature is called नस्ट थियरम। बिल्कुल सिंपल सा थियरम है, बिल्कुल आसान सा थियरम है। ये देखिए क्या बोला जा रहा है कि नस्ट मेन डिटेल स्टडी ऑफ द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। एंथैल्पी के बारे में हम आपको कल ही बताए थे। एंथैल्पी मीन्स टेम्परेचर, एंथैल्पी मीन्स हीट। एक तरह से आप बोल सकते हैं एंथैल्पी मीन्स टेम्परेचर नहीं बोल के हम लोग हीट बोल लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो उसकी हीट होती है उसको इंटरनल एनर्जी या फिर उसको एंथैल्पी भी कहा जाता है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज, वो जो एंथैल्पी चेंज, जब भी चेंज वर्ड लग जाए ना, चेंज वर्ड, तो वहाँ पे डेल्टा लगाना पड़ता है। याद रखिएगा जब भी चेंज शब्द का यूज होता है, चेंज वर्ड का यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग डेल्टा लगा करके लिखते हैं। कैपिटल एच मीन्स होता है एंथैल्पी और चेंज का मतलब होता है डेल्टा। कैपिटल एच का मतलब होता है एंथैल्पी और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा एच मीन्स क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज। यानी कि हम लोग नस्ट जो थियरम है उसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, एंथैल्पी चेंज की स्टडी करते हैं, यानी कि डेल्टा एच की स्टडी करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के चेंज की स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, यानी कि हीट के चेंज की या टेम्परेचर के चेंज की स्टडी करते हैं। एंड एक चीज़ की और स्टडी करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक और अभी वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ये दोनों ही टॉपिक, इस पे आप लोग क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मत करिएगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग आने वाले 2-3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा जी। जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और चेंज जब भी लग जाए तो समझ जाइएगा चेंज का मतलब होता है डेल्टा। चेंज का मतलब होता है डेल्टा। तो डेल्टा जी का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, देन या फिर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि सिर्फ दो चीज़ों की अगर हम लोग स्टडी करें, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज के बारे में और डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में, तो देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उसका जो रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों के रिलेशन से जो हमको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कब, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ये TEMP लिख करके यहाँ पे डॉट लगाया गया, इसको आप लोग पूरा टेम्परेचर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन का मतलब होता है कि बार बार उसको बदला जाए, टेम्परेचर को बार बार अगर बदला जाए, तो जैसे पहले 1 डिग्री रखा गया, 2 डिग्री रखा गया, 3 डिग्री रखा गया, 4 डिग्री, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अलग अलग तो मिलेगा। बिल्कुल, ये 1 डिग्री पर अलग रिजल्ट मिलेगा, 2 डिग्री पर अलग रिजल्ट मिलेगा, 3 डिग्री पर अलग रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और किसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी, तो डेल्टा एच और डेल्टा जी के बीच का जो रिलेशन होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो वेरी करेगा, अलग अलग होगा बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर बदला जाए तो इसी को तो कहते हैं नस्ट थ्योरम। यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए, कुछ नहीं है, अगर हम लोग स्टडी करें या रिलेशन देखें, किसका रिलेशन, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करे बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने पर, तो इसे ही हम लोग कहते हैं नस्ट थ्योरम।
क्या कहते हैं, नस्ट थ्योरम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ है क्या। तो एक रिलेशन आपको बिल्कुल यहाँ पे पहले रट लेना है, एक रिलेशन बिल्कुल आपको रट लेना है। और इस रिलेशन को इसलिए हम रटने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। आने वाले वीडियोज़ में इसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे, प्रूव करके हम आपको दिखाएंगे कि रिलेशन कहाँ से आया हुआ है और ये चीज़ क्या है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, अभी हम आपको बोले हैं कि एक और नया वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, हेल्महोल्ट्ज। अगर आप लोग पहले सुने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है एक साथ, गिब्स का और हेल्महोल्ट्ज का, वो ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एंथैल्पी चेंज, प्लस टी, टी मीन्स टेम्परेचर या फिर एब्सोलूट टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, टेम्परेचर। और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल, या फिर जो लोग थोड़ा भी मैथ पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, मतलब मैथ अगर लिए होंगे पढ़े होंगे तो उन लोगों को वो लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। दो चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो उसमें ये जो साइन है वो आपको बार बार मिला होगा। इसको पढ़ते तो डेल हैं लेकिन इसका मतलब होता है पार्शियल, यानी कि आंशिक। हिंदी में कहें तो आंशिक, यानी कि कोई अगर बड़ी सी चीज़ है तो उसका बहुत छोटा सा अंश, एक छोटा सा अंश जो होता है, यानी थोड़ा सा अंश, उसको हम लोग आंशिक बोलते हैं। तो इसको हम लोग पार्शियल, इंग्लिश में पार्शियल और हिंदी में आंशिक। तो इसको हम लोग पार्शियल भी पढ़ सकते हैं, फिर डेल पढ़ते हैं जनरली। तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, और ब्रैकेट बंद करके नीचे आप लोग यहाँ पे पी लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये पी मीन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर, एट प्रेशर, इसको हम लोग एट प्रेशर पढ़ते हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको रिलेशन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग इसी तरीके से याद कर लेंगे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट प्रेशर, इसको एट प्रेशर करके ऐसे पढ़ेंगे। तो ये जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आप लोग याद कर लेंगे। और इस रिलेशन, इस इक्वेशन का नाम क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, HELMHOLTZ है। इसको आप लोग हेल्महोल्ट्ज पढ़ सकते हैं, या जो भी जिस तरीके से भी आपका मन करे प्रोनाउंस कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में स्पेलिंग गलत मत करिएगा। तो ये रिलेशन आपको याद हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डेल टी एट प्रेशर। एक बार फिर से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट प्रेशर। याद हो गया होगा आप लोगों को, एक दो बार आप लोग भी बोलने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सा रिलेशन है। अब इस रिलेशन में कमाल क्या करना है, बस रिलेशन आपको याद कर लेना है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा और लंबा चौड़ा आपको रिलेशन दिख रहा होगा, लेकिन घबराइए मत, बहुत ही आसान है। इसके आगे का जो रास्ता वो बहुत ही आसान है, और हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल आसान तो और ज़्यादा बना ही देंगे। चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो गया। लेकिन अब यहाँ से आपको देखना क्या है, इफ़ टी इक्वल टू जीरो, इफ़ टी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ये जो जीरो है ना, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, टी का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की जा रही है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप लोग पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई हैं, और ये वीडियो पूरी तरह से कनेक्टेड है इसके पिछले वाले वीडियो से, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय विपुल सर। सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोला जाता है जनरली, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अब आप सोच करके यहाँ पे देखिए कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग t इक्वल टू जीरो यहाँ पे रख दें, यहाँ पे अगर हम लोग जीरो रख दें तो जीरो का मल्टीप्लाई इस पूरे बड़े वाले में होगा, तो ये पूरा का पूरा तो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो से कोई टकराएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, जीरो से कोई टकराएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो इस यहाँ पर अगर जीरो हो गया तो इस जीरो से पूरा ये बड़ा वाला ब्रैकेट जब टकराएगा तो जैसी बात है, पूरा का पूरा मैटर जीरो। जब पूरा का पूरा मैटर जीरो तो बचा क्या, देख के बता दीजिए, फट से बता दीजिए देख के, तो बच गया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, यही तो बचा, बाकी ये सब जीरो हो गया, सब खत्म हो गया मामला। तो ये देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच हो जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रख लेने की ज़रूरत है सीधे सीधे कि अगर टी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग घटा करके एकदम बिल्कुल जीरो कर दे रहे हैं, अगर जीरो कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा
एच हो जा रहा है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोग ये समझे हैं कि नस्ट थ्योरम हम लोग किसे कहते हैं, तो एंथैल्पी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है ये वेरी करता है। देखिए वेरी कर रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है ना मामला, यानी टेम्परेचर को हम लोग 0 कर दे रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। टेम्परेचर को अगर आप 1 करेंगे तो मामला कुछ और हो जाएगा, 2 करेंगे मामला कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 रखना पड़ेगा। तो यानी कि वेरी कर रहा है, जब ये वेरी कर रहा है तो इसे ही तो बोलते हैं नस्ट थ्योरम। अब इसी नस्ट थ्योरम में ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस रिलेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इक्वेशन में हम लोग T=0 रखे हैं तो डेल्टा G=डेल्टा H हमको मिल गया, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। अब आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी क्या होगी, आगे आपको क्या आंसर में लिखना होगा, नस्ट ऑब्जर्व दैट। नस्ट का मतलब है कि नस्ट जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, नस्ट जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, ये सभी आप सभी लोगों को पता होगा। ऑब्जर्व दैट एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, उन्होंने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को घटाते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, अगर हम लोग घटाते जा रहे हैं टूवर्ड्स द एब्सोल्यूट जीरो। देखिए यहाँ पर हम आपको बोले ना, मान लीजिए 5 था, 5 से 4 कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया, 3 से 2 कर दिया गया, 2 से 1 और 1 से देखिए हम उठा करके इसको 0 कर दिया। अगर यहाँ पर 0 कर दिया गया तो क्या हो गया, डेल्टा G=डेल्टा H हो गया। तो वही इन्होंने यहाँ पर देखा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, डिक्रीजेज टूवर्ड्स द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि इसको घटा करके बिल्कुल धीरे धीरे एब्सोल्यूट जीरो अगर हम लोग कर दें तो एब्सोल्यूट जीरो करने के बाद देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा G/डेल्टा T डिक्रीजेज। तो इसकी वैल्यू भी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर टी की वैल्यू को कम करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, यानी टेम्परेचर कम करते जाएंगे, तो जैसी बात है इसमें मल्टीप्लाई भी उतना ही कम से होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 रखा तो मल्टीप्लाई करके कुछ और आंसर देगा, 2 रखा तो जैसी बात है यहाँ पे इस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कम हो जाएगा, 1 रखा तो जैसी बात है मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कम हो जाएगा, और 0 रखा तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आपको ऐसे ही देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को घटाते जा रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो करते जा रहे हैं, यानी कि जीरो की तरफ लेके आते जा रहे हैं, तो जो डेल्टा G की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली, यानी कि जैसे जैसे हम लोग उसको घटा रहे हैं तो वैसे वैसे धीरे धीरे ये भी घट रही है, एंड फाइनली बिकम्स जीरो। और लास्ट में चल करके ये भी क्या हो जा रही है, जीरो। कब जीरो हो जा रही है, जब हम लोग T= यहाँ पे जीरो रख दे रहे हैं तो वो भी फाइनली जीरो हो जा रही है। ये इन्होंने देखा, और ये बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि नस्ट ने ऑब्जर्व किया कि टी की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो इस पूरे की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते धीरे धीरे क्या हो जा रही है, ये पूरी की पूरी जीरो हो जा रही है, जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, पूरा का पूरा जीरो हो जा रहा है, तभी तो डेल्टा G=डेल्टा H हुआ। तो ये आपको इसी इक्वेशन से ही देख करके लिख देना है, याद तो करना ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आपको देख करके ही लिख देना, बस इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। आगे पढ़ लेते हैं। इट मीन्स डेल्टा G एंड डेल्टा H आर नॉट ओनली इक्वल टू ईच अदर, यानी कि अभी आप देखें कि डेल्टा G और डेल्टा H आपस में इक्वल था, लेकिन वो सिर्फ इक्वल ही नहीं है, उसमें और भी गहरा रिश्ता है उन दोनों के बीच में। और वो रिश्ता क्या है, अभी हम आगे बहुत मज़ेदार तरीके से आपको बताने वाले एक कहानी के जरिए। बिल्कुल वो कहानी सुनना है तो बने रहिए बिल्कुल साथ में, बस 2 मिनट में आपको कहानी हम बताने वाले हैं। तो ये जो डेल्टा G और डेल्टा H में कितना ज़बरदस्त रिलेशन है अभी आपको आगे समझ में आएगा, बहुत बढ़िया इसकी कहानी है। तो इट मीन्स डेल्टा G एंड डेल्टा H आर नॉट ओनली इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दोनों बिल्कुल एकदम बराबर ही नहीं है, एक जिस्म दो जिस्म एक चांद है, समझिए। डेल्टा G और डेल्टा H सिर्फ इतना ही नहीं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बट, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर दोनों एक दूसरे के इक्वल ही नहीं, बट दे ग्रेजुअली अप्रोचेस टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बल्कि समझिए वो दो जिस्म एक जान है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, दिल के करीब हैं। तो ये जनरली इन दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी कि सिर्फ इक्वल ही नहीं, एक दूसरे को अप्रोच भी करते हैं, दोनों जो है दिल के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, एक दूसरे के फिजिकली भी करीब हैं। अभी आपको आगे समझ में आएगा। अप्रोचेस टू ईच अदर एट दिस
टेम्परेचर और इसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ठीक है, अब आइए हम आपको कहानी सुना देते हैं। वो कहानी क्या है अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये जो इतना पूरा ये जो हम स्टोरी सुनाए हैं इसको भी हम यहाँ पे ग्राफ के जरिए बताने वाले हैं। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये पूरा आपको रटना है नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ इस ग्राफ के जरिए और इसके साथ साथ इस रिलेशन के जरिए आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसी को देख करके आपको एक्सप्लेन कर देना, इसमें और कुछ है ही नहीं, इसी को तो हम एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो अभी आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए बातें हैं कहानी पर। वो कहानी क्या है सुना दें, बिल्कुल कमेंट करके बताइए फट से जल्दी से। और वीडियो को लाइक करेंगे तभी सुनाएंगे, तुरंत पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट। और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिए, आई बटन को चेक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। चलिए आते हैं कहानी पर। वो कहानी ये है कि मान लीजिए कि जो डेल्टा जी, जी का मतलब होता है गर्ल यानी कि लड़की समझ लीजिए, और डेल्टा एच को जनरली आप लड़का समझ लीजिए, उसका नाम कुछ से भी एस से हो सकता है। तो डेल्टा एच, देखिए एच मैं पढ़ता हूँ तो उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा कि सर कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। डेल्टा एच एंड डेल्टा जी। डेल्टा एच समझिए एक लड़का है और डेल्टा जी समझिए कोई लड़की है। अब इन दोनों में जायज़ सी बात है, लड़का लड़की है तो कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा, और दोनों समझिए एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर देखिए नीचे है टेम्परेचर, और टेम्परेचर इधर की तरफ एरो बना है, मतलब इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे कोने में तो कोने में हो जाता है 0, मामला ख़त्म हो जाता है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर बीच में ये डेल्टा जी और डेल्टा एच लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही आकर के बिल्कुल मिल जाते हैं। कोना है ना 0 पर आकर के दोनों एकदम बिल्कुल मिल जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये कैसे होता है, अब देखिए जो डेल्टा एच है लड़का है, डेल्टा जी जो है वो लड़की है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसी बात है कि किसी की भी रिलेशनशिप हो थोड़ी बहुत झगड़ा वगैरह तो होता रहता है, लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि एक दिन झगड़ा होता है और होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर जैसे एक दूसरे से मिलते हैं झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा झगड़ा दोनों में हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और पता चला अगले दिन और ज़्यादा झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग रूम में रहने लगे, और पता चला एक दिन उसके अगले दिन और ज़्यादा झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग रूम ही नहीं अलग अलग घर में रहने लग गए, और उसके अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग शहर में रहने लगे। यानी कि इधर जैसे जैसे झगड़ा का मतलब देखिए यहाँ पे जब हम झगड़ा का नाम ले रहे हैं तो झगड़ा का मतलब यहाँ पे समझिएगा टेम्परेचर। झगड़ा का मतलब आप लोग क्या समझिएगा, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है दोनों के बीच का, पूरा एकदम गर्मी है दोनों में, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर का मतलब समझिए कि झगड़ा, बहुत तेज़ी से झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दोनों में झगड़ा हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूरी दोनों के बीच की बढ़ती चली जा रही है, कभी रूम से शहर, शहर से और ज़्यादा पता चला दोनों अलग अलग देश में चले गए, है ना। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उन दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच की दूरी भी देखिए बढ़ती चली गई, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो ही ना, झगड़ा धीरे धीरे शांत होने लगे, झगड़ा अगर शांत होने लगेगा मतलब टेम्परेचर घटने लगेगा, यानी कि टेम्परेचर अभी इधर जा रहा था अब वापस आने लगेगा 0 की तरफ। जब 0 की तरफ आने लगेगा यानी कि झगड़ा कम, यानी कि टेम्परेचर कम तो दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे, प्यार बढ़ने लगेगा। जब पास आने लगेंगे तो आते 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 यहाँ पर ज्यों 0 का मतलब झगड़ा बिल्कुल ख़त्म, 0 का मतलब झगड़ा बिल्कुल ख़त्म, और जो ही झगड़ा ख़त्म तो दोनों आकर के बिल्कुल एक दूसरे से यहाँ पर मिल जाएंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, यानी कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर आकर के इसको अप्रोच करने लगते हैं। यही बात यहाँ पर ऊपर कही गई थी आपसे इस पैरा में कि ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और सिर्फ इक्वल ही नहीं होते हैं, एक दूसरे को अप्रोच भी करने लगते हैं। आप देखें दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि जितना दूर डेल्टा एच भाग रहा है उतनी ही दूर डेल्टा जी भी भाग रहा है। देखिए दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल। अगर आप बीच में से अगर यहाँ से एक कोई लाइन खींचते हैं तो ये देखिए ये जो जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस ऊपर है, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस नीचे भी है, यानी किस तरीके से डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि डेल्टा जी यानी कि लड़की जो ज़्यादा भाग रही है लड़का थोड़ा कम भाग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और इक्वल ही नहीं एक दूसरे को अप्रोच भी करते हैं।
क्लियर है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का रिलेशन है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। तो मज़ा आया कहानी में मज़ा आया तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को। सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। अभी तक देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कर दें, टी इक्वल टू अगर जीरो रख दें, तो जो डेल्टा जी होगा वो डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। अब उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक पैरा लिखने के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, और वहाँ आगे आने के बाद अब थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मैथ का यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिकली रिटेन जब उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, जो रिलेशन अभी हम लोग को मिला है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसी चीज़ को देखिए कैसे लिख सकते हैं। अभी आप देखे हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा क्या था, एच था, और दोनों का जो टेम्परेचर क्या था वो जीरो था। जो दोनों का टेम्परेचर क्या था वो समझिए जीरो था, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल भी थे, और आपस में आकर के मिल जाएंगे जहाँ पर जिस पॉइंट पर, तो वहाँ पर जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो उसी को देखिए हम लोग मैथमेटिकली, यानी कि मैथ की भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट टी टेम्स टू जीरो, यानी कि लिमिट लगा के टेम्परेचर इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो, एरो लगा के लिखा गया है, यानी कि टेम्परेचर इक्वल टू समझिए एब्सोल्यूट जीरो लिखा गया है। डेल डेल्टा जी अपान डेल्टा टी, सॉरी डेल डेल्टा जी अपान डेल टी ए इक्वल होगा डेल्टा एच के इक्वल होता है। सीधे सीधे देखिए हम आपको बताए हुए थे कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच के इक्वल होता है, डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच के इक्वल होता है, और ये दोनों जीरो के इक्वल होते हैं। कब? जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो, तो ये दोनों जीरो के इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, वही सेम टू सेम है, और ये भी तो सेम चीज़ें देखिए है, यानी कि लिमिट टी टेंस टू जीरो, डेल और नीचे डेल टी लगा देना है। यहाँ पर भी लिमिट टी टेंस टू जीरो, ऊपर डेल और नीचे डेल टी लगा देना है, बाकी सेम तो है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। अब देखिए कोई मैथ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मैथ की ज़रूरत ही नहीं, आपको मैथ आए चाहे ना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच होना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल ये आप अलग से लगा देंगे, लिमिट टी टेंस टू जीरो, डेल और नीचे डेल्टा टी, सॉरी डेल टी, लिमिट टी टेंस टू जीरो, ऊपर डेल और नीचे डेल टी लगा देंगे, और इक्वल टू जीरो, दोनों एक दूसरे के जीरो हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग ये वाला लिख सकते हैं। देखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं, अब दो इक्वेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये आप लोग लिख लिए हैं, दूसरा एक काम और करना पड़ेगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, आने वाले एक दो वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ जो है वो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस होता है। अब डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक भी नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो अब तो जा करके देख लीजिए, कुछ तो शर्म करिए, इतनी बार कर चुके हैं, अब तो जा करके देख लीजिए पिछला वीडियो। उसमें डेल्टा एस के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से हम बताए हुए हैं, पूरा उसकी कहानी ही बताए हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी उसमें भी हम बताए हुए हैं, और जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे डेल्टा एस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपका डेल्टा एस। तो यानी कि डेल्टा एस का मतलब हम जनरली बता देते हैं एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी। तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी चेंज इसको, क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है तो एंट्रोपी चेंज बोलेंगे, माइनस डेल्टा एस, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। और यह है क्या, ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, यानी कि यही पूरी चीज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, यही पूरी चीज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, यही है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। अब पहले नियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहला नियम क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला नियम क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, पहला नियम ये कहता है कि जो एंथैल्पी होगी, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी की, अभी जो डेल्टा एच होगा यानी कि डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल्टा सी पी। अब सी पी क्या है, सी पी की भी कहानी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अब तो आपको देखना ही पड़ेगा पिछला वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें पिछले वीडियो से ही रिलेटेड हैं। सीपी का मतलब था हीट कैपेसिटी, सीपी का मतलब क्या था, हीट कैपेसिटी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम लोग जनरली किरचॉफ्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये जो डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इक्वल टू होता है डेल्टा सी पी, इक्वेशन नंबर 3।
तो 2 इक्वेशन आपको एडिशनल तैयार करने पड़ेंगे। एक तो ये आपको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा वहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्रूव करने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के बाद 2 आपको इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। पहला लिखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, और दूसरा लिखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है वो डेल्टा जी के लिए है, डेल्टा जी जो है एंट्रोपी के इक्वल। फर्स्ट लॉ जो है वो डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी जो है वो हीट कैपेसिटी यानी कि सीपी के इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए, आसानी के साथ आप लोग याद कर सकते हैं। अब यही दोनों वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे इस वाले पहले वाले इक्वेशन में। क्या कर देना है, यही जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको उठा करके पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में। पुट करके देखते हैं ज़रा क्या मिलता है। देखिए ध्यान से, ये जो डेल्टा जी अपन डेल टी है यानी कि ये वाला, इस पूरे की इक्वल हमको क्या पुट कर देना है, माइनस डेल्टा एस। क्या पुट कर देना है, माइनस डेल्टा एस पुट कर देना है। और ये जो पूरा है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यानी क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, और इसकी पूरी की जगह पुट कर देंगे माइनस डेल्टा एस पुट कर देंगे ये उठा करके, क्योंकि इसकी पूरी की जगह पे क्या है, माइनस डेल्टा एस है। तो इस जगह पे आ गया माइनस डेल्टा एस और इक्वल टू जीरो, यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा जी अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम लोग पुट करें डेल्टा एच की वैल्यू, अगर हम लोग पुट करें डेल्टा एच अपन डेल टी, इस पूरे की वैल्यू क्या है, डेल्टा सी पी। और यही तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा एच अपन डेल टी, इस पूरे की वैल्यू क्या है, डेल्टा सी पी है। यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, और इसकी जगह पे क्या लिखना है, डेल्टा सी पी इक्वल टू जीरो। यही दोनों रिलेशन देखिए इसके नीचे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यानी कि पुट करने के बाद, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, we get limit t tends to 0 minus delta s equal to 0, limit t tends to 0 delta cp equal to 0। ये दोनों इक्वेशन बहुत आसानी के साथ आप लोग पा जाएंगे, किससे, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से और थर्ड लॉ से। और यही तो है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ से। यही तो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही तो है तीसरा नियम थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये यहाँ से हम लोग पा गए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या है, इसी को तो प्रूव करना था। जो ये जो रेड से यहाँ पे रेड बॉक्स में रखा गया है, यही है आपका तीसरा नियम, थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम है, जिसे आपको डिराइव करना था, प्रूफ करना था। तो कितना आसान था इसको प्रूव करना, बहुत ही ज़्यादा आसान था। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, नर्स्ट का जो थियरम होता है उसको लिखना है। उसको लिखने के बाद फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो होता है उसको लिखना है। उसको लिखने के बाद उसमें आप टेम्परेचर इक्वल टू जब जीरो करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो, तो वहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच आपको मिल जाएगा। फिर उसी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। कैसे एक्सप्लेन करना है उसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाए हुए हैं। इसके बाद उसी को आपको थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैथमेटिकल अंदाज में लिख देना है कुछ इस तरीके से। और लिखने के बाद आपको सेकेंड लॉ लिख देना है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, और इन दोनों को फिर से इसमें पुट करके तुरंत आप पहुंच जाएंगे तीसरे नियम पर, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ पर। तो उम्मीद करते हैं एक साथ आपको पूरा डेरिवेशन याद हो गया होगा। इसके आगे थोड़ी सी एक और कहानी देख लेते हैं। वैसे जब आपको डेरिवेशन पूछेगा सिर्फ, तो आप लोग यहीं पर लिख करके छोड़ दीजिएगा, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। इतना एग्जाम में लिख देंगे, इतना लंबा आंसर आप लोगों के लिए बहुत है, इतने फुल मार्क आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके आगे कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं कि इस रिलेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं। इस रिलेशन से 2 रिलेशन हमारे पास आए हैं, इन दोनों रिलेशन को हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज और एस का मतलब होता है एंट्रोपी, यानी चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम दैट इज डेल्टा एस विल बी जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कर दे रहे हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो करने के बाद एंट्रोपी क्या हो जा रही है, जीरो, और टेम्परेचर को फिर से एब्सोल्यूट जीरो करने के बाद ये जो सीपी है यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो भी जीरो हो जाती है। वही दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये देखिए, चेंज इन द हीट कैपेसिटी दैट इज डेल्टा सीपी विल बी आल्सो जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी भी जीरो और डेल्टा एस भी जीरो, डेल्टा सीपी भी जीरो, यानी कि एंट्रोपी भी जीरो और हीट कैपेसिटी भी जीरो। अब इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं लिमिटेशन को भी। हालांकि ये सब आपको पूछेगा नहीं और ना ही लिखना है, लेकिन फिर भी अब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा और आपको पढ़ा ही देते हैं। इसके लिमिटेशन की बात करें कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा, तो इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर द सॉलिड्स,
याद रखिएगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर ही एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर ही अप्लाई किया जा सकता है, गैस और लिक्विड पर अप्लाई ही नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन जिन लोग का के एग्ज़ाम में ऑप्शनल आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन में ये वाला पूछा जा सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ होता है वो किस पर अप्लाई होता है, सॉलिड पर, लिक्विड पर, गैस पर या तीनों पर। तो जैसी बात है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर अप्लाई होता है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को पूरा एब्सोल्यूट जीरो कर दें तो लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट एग्जिस्ट। आप ही बताइए क्या लिक्विड और गैस रहेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर? जैसे पानी होता है, पानी जनरली जब 0 डिग्री से ऊपर होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब 100 डिग्री से ऊपर होता है तो आप जानते हैं गैस फॉर्म में होता है, और 100 से नीचे किए तो लिक्विड बन गया। अब 0 से नीचे किए तो क्या हो गया, फिर से सॉलिड बन गया। वैसे ही अब हम लोग यहाँ पर तो बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी, जो जिसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, इसमें भी अभी 273 केल्विन यानी 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। और एब्सोल्यूट जीरो जो हम बार बार करें तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जो 273 यानी कि 273 केल्विन जो है, इसको भी घटा करके आप 0 केल्विन कर दीजिए, यानी कि माइनस में आपको लेके जाना है टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो माइनस में जाएगा, और यहाँ पर 273 केल्विन जो होता है इसको भी घटा करके 0 कर देना है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, और इसको भी जब आप 0 कर देंगे यानी 0 केल्विन, तो इसी 0 को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये वाला जो 0 है इसको सिर्फ 0 बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को सिर्फ 0 बोलते हैं, लेकिन 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, डेरिवेशन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंड्स में, बस अपने अकेले अकेले पढ़ लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, दूसरों को बताते ही नहीं कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ प्रचार करिए इतना, आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो PDF है, इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये मेरी फ़ीस है, समझिए कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर किया करिए। आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, कहीं पर भी बस एक बार उसको शेयर कर दिया करिए, इसके बाद मत किया करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग करेंगे मेरे रिक्वेस्ट पर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।